हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 4 यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 to 3 कंप्लीट कर लिया है क्लास 8 का, और उससे भी पहले हम लोगों ने क्लास 6 और क्लास 7 का एनसीईआरटी हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 का अलग अलग फोल्डर बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अपने क्लास को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हमारा ये चैप्टर है चैप्टर 4, आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। यह चैप्टर का नाम। तो चैप्टर में क्या दिया हुआ है आइए देखते हैं। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं यानी बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी जैसे कि संथाल और उरांव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। यह एक चित्र दिया हुआ है। उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही हैं। अब है बिरसा के बारे में कुछ दिया हुआ है कि बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। ठीक है, तो ये पढ़ चुके हम लोग। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? जिन्हें दीकू कहा जा रहा था वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासी का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। पिछले साल कहने का मतलब क्लास 7 का जो एनसीईआरटी हम लोगों ने पढ़ा, उसमें आपने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों की रीति रिवाज और रस्में जो हैं ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। ठीक है, इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधन में बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं था कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फ़र्क नहीं था। यानी उतने ज़्यादा फ़र्क नहीं थे, लेकिन थोड़े बहुत अलग तरह के कुछ फ़र्क जनजातीय समूह में थे। तो जनजातीय समूह किस तरह जीते थे? 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। तो झूम खेती के बारे में है कि उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे। ठीक है, पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट करके धूप का इंतजाम किया जाता था ताकि धूप नीचे आ सके। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी जिससे कि मिट्टी उपजाऊ हो जाता था। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ी रहती थी, उस पर कोई फसल नहीं उगाई जाती थी। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की ज़िंदगी जंगलों में बेरोकटोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। अब कुछ शिकारी और संग्राहक थे।
बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और अन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय, ठीक है, ये खोंड समुदाय जो है उड़ीसा के जंगलों में है ना, उड़ीसा में खोंड समुदाय पाया जाता है। इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियाँ बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिलने वाले फल और जड़ों को खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। तो साल और महुआ जो है उनके बीजों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, खाने के लिए। वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश, ठीक है, कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी तो वो खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। इस समुदाय को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गाँवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझा ढोता था, कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा, ठीक है, मध्य भारत के जो बैगा हैं औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। अब है जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्ज तो देते थे लेकिन उनका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबत की जड़ मानने लगे। तो बाहरी शैतान, बाहर के लोग किसे कहा जाता था? जो वहाँ पे व्यापारी, महाजन, है ना, वाणिज्यकार, ये सब जो लोग थे जो कर्ज देते थे गरीबी में। कर्ज तो देते थे लेकिन उसके बदले में उनको भारी कीमत चुकानी पड़ती थी आदिवासियों को, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, उसको छोटा कैप्शन उसे पढ़ लेते हैं। परती क्या होता है? कुछ समय के लिए, अभी हम लोगों ने यहाँ पे परती एक वर्ड पढ़ा था ना, परती कुछ समय के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाने वाली ज़मीन है ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। तो परती किसको कहते हैं? ऐसी भूमि को जिसको एक बार फसल उगा करके छोड़ दिया जाता है ताकि कुछ समय बाद वो फिर से उपजाऊ हो जाए, उसको परती बोलते हैं। परती भूमि यानी जिस पर फसल ना उगाई गई हो। साल क्या होता है? साल एक पेड़ होता है। महुआ क्या होता है? एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे बढ़ जाते हैं। कुछ जानवर पालते थे, कुछ जो आदिवासी हैं वो जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। तो यहाँ अलग अलग समुदाय के नाम दिया गया है, ठीक है। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो जो अगले साल की पाठ्य पुस्तक होगी आपकी क्लास 9th की, उसमें इसके बारे में विस्तार से दिया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्लास 9th स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अब यह शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त, ये सभी यहाँ पर दिए गए हैं। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं थी। कामों के बारे में लोग अलग अलग तरीके से सोचते थे। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की ज़िंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारे से चलती थी। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन, ठीक है, तो ये जो मानव विज्ञानी हैं वेरियर एल्विन, ये बहुत फेमस मानव विज्ञानी हैं। 1930 और 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदायों के बीच इन्होंने बिताया, ठीक है। बैगा और खोंड समुदाय के लोगों का इन्होंने जांच किया था कि उनकी कैसी संस्कृति है, वो किस तरह रहते हैं। तो इन्होंने
1930 से 40 के दशकों के मध्य कई साल मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदायों के बीच बिताए। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय चक्र और कामों के बंटवारे को समझा जा सकता है। वे क्या लिखते हैं? वे लिखते हैं कि चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे खुचे खूंटों को काटने जाती हैं। ठीक है, पुरुष जो है बड़े पेड़ों को काटते और शिकार पर जाते हैं। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता है। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते हैं। औरतें सागो, इमली और मशरूम यानी कुकुरमुत्ता आदि फल बीनकर लाती हैं। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती हैं या महुआ के बीज इकट्ठा करती हैं। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता है। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता है। औरतें जली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती हैं। आदमी शिकार पर जाते रहते हैं, लेकिन गांव से दूर नहीं जाते। जेठ में बुआई होती है और शिकार चलता रहता है। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों के काम में लगे रहते हैं। ठीक है, खेती का काम करते हैं। क्वार में फलियां आने लगती है और कार्तिक कुटकी में पक जाती है। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती है और पूस में फटकन किया जाता है। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में ही होती हैं। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते हैं। इस दौरान शिकार व चीज़ों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधियां होती है। यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था, क्योंकि केवल कुछ फसलों की बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था, इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी ज़रूरत पड़ने लगती थी। ये वेरियर एल्विन ने जो लिखा है। ठीक है, वेरियर एल्विन जो कि एक मशहूर मानव विज्ञानी थे। बैगा, ठीक है, उनकी पुस्तक जो बैगा है 1939 में जो थी, और वेरियर एल्विन की अप्रकाशित एक रचना है नोट्स ऑन द खोंड्स के ऊपर है, खोंड जनजाति के ऊपर। तो वेरियर एल्विन की ये है। अब आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। कुछ जनजाति जो है एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले से ही बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह पर खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीलों की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी बन जाते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने के बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। बटाई यानी कि अनाज उगाने के लिए दूसरे को दे देते थे, और उससे जो अनाज की उपज होती थी उसका कुछ हिस्सा उगाने वाले को देते थे, बाकी खुद ले लेते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहरकर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। यानी कि जो ब्रिटिश अफसर थे तो गोंड और संथाल जनजाति के जो लोग थे एक जगह ठहरकर खेती करते थे, तो वो लोग ज़्यादा सभ्य लगते थे ब्रिटिश अफसरों को। किनकी तुलना में? जो लोग घूम घूम कर खेती करते थे, घुमंतू खेती करते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े? औपनिवेशिक शासन यानी कि जो अंग्रेजों ने उपनिवेश बना दिया था भारत को, है ना, ब्रिटेन का उपनिवेश बना दिया था, तो अंग्रेजों के शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े? ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखें कि ये बदलाव क्या थे। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? अंग्रेजों के आने के पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाकों पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं का कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई गाँवों पर ज़मीन का मालिकाना हक तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। आगे है घुमंतू
काश्तकारों का क्या हुआ। ऐसे समूह जो अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी, ऐसे समूह से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूमि स्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 में, पट्टेदार अपने भूमि स्वामी को, जो भूस्वामी होते उनको भाड़ा चुकाते थे, ठीक है, और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों में खेती करना आसान नहीं होता था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनसे खेत अच्छी उपज नहीं दे पा रही थी। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट देनी पड़ी, यानी स्थान के हिसाब से उनकी खेती के तरीकों में कुछ छूट देना पड़ा अंग्रेज़ों को। अब है वन कानून और उनके प्रभाव। जैसे कि आपने देखा है कि आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानून में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था, ठीक है। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेज़ों को ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। तो अंग्रेज़ों ने आदिवासियों पर भी बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए कि जंगलों में इधर उधर घूमना जो है बिना मतलब के, है ना, उसके अलावा झूम खेती करना, फल इकट्ठा करना, पशुओं का शिकार करना, इन सब पर पाबंदी लगा दी गई। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों को रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतज़ाम कहाँ से किया जाए। तो चूँकि आदिवासी जो है उनको काम नहीं मिलता था, रोजगार, तो इधर उधर वो चले जाते थे, तो अंग्रेज़ों को भी जो मज़दूर लोगों की कमी महसूस हुई। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगलों में ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े दे दिए जाएं और उन्हें वहां खेती करने की छूट दे दी जाएगी। बशर्ते गाँवों में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी, यानी कि जंगलों की देखभाल करने के बदले में और अंग्रेज़ों की गुलामी या मजदूरी करने के बदले में उन्हें जंगलों में रहने दिया गया और छोटी छोटी ज़मीन के हिस्से दे दिए गए जिसमें वे खेती कर सकते थे। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ दिया गया है कि बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में 1930 के, ठीक है, सोंग्रम संगमा द्वारा असम में 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह का विद्रोह था। व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाला था, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति देखें। 18वीं शताब्दी में भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ता रहा। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था।
जहाँ उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। तो आदिवासियों को इसका बहुत कम कीमत देकर खरीदा जाता था और बाहर भेजकर इसे 4-5 गुना रेट में बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली मुनाफा या मामूली फ़ायदा ही मिल पाता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। अब आगे है काम की तलाश। ठीक है, आगे है काम की तलाश। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया गया। ये ठेकेदार न केवल उनसे बहुत कम वेतन देते थे उनको, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। उनसे जबरन काम कराया जाता था बिना घर जाने दिए। अब देखते हैं नज़दीक से एक नज़र। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कार्यवाही कई बार बगावत की। 1831 से 32 में कोल आदिवासियों ने, 1855 में संथालों ने बगावत कर दिया था। ठीक है, 1931-32 में कोल आदिवासियों ने और 1955 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का एक विद्रोह था। अभी बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य हुआ था। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोड़ा, ठीक है, बोहोड़ा के आसपास जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। फिर लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियाँ सुन ली थी। तो बचपन में यानी कि उनसे, उनके जन्म के समय या उससे पहले भी, उससे पहले जो है मुंडा विद्रोह हुआ था, उसकी कहानियाँ उन्होंने सुनी थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों, मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर से उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई यानी मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यह सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारकों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँवों को साफ रखें, डायन व जादू टोना में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग, सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपनी बिरादरियों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूमि स्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्ट का स्रोत मानता था। अंग्रेज़ों की भू नीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू
भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते रहे, ठीक है, करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो किसका इस्तेमाल किया? परंपरागत प्रतीक और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों, दीकू और यूरोपीय जो थे उनको रावणों की संज्ञा उन्होंने दी। रावणों को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1990 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई, ठीक है। तो सन 1900 में उनकी मृत्यु हो गई थी हैजे की वजह से और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सकें। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। इन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। अब अन्यत्र यानी भारत से बाहर की बात कहीं की जा रही है कि हमें नकदी की क्या ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आदिवासी और अन्य सामाजिक समूह प्रायः बाजार के लिए पैदावार नहीं करना चाहते। पापुआ न्यू गिनी के इस जनजातीय गीत में इस बात की झलक मिलती है। तो यहाँ कोई पापुआ न्यू गिनी की एक जनजातीय गीत यहाँ पर दी गई है, आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। हमारा ये चैप्टर 4 जो है यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। तो कल के वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे और आप लोग क्लास 6 और 7 के NCERT अगर अभी तक नहीं पढ़ी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्लास 8 का पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। तो क्लास 8 जब कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद हम लोग क्लास 9 स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।